किसी तरह का निराशा का भाव नहीं आता है। जैसे एक किताब लिखी जाती है तो उससे पहले प्रस्तावना लिखा जाता है, वैसे जब आप क्लास 11 शुरू कर रहे हैं तो उसका प्रस्तावना प्रस्तावना ये है तरणोत्सव प्रोग्राम, तरणोत्सव कार्यक्रम। और मेरा एक अपना विश्वास है कि अगर किताब प्रस्तावना पढ़ने के बाद पढ़ी जाए तो उसका जो असर है वो और बेहतर होता है, क्योंकि उसमें लेखक आपसे, संपादक आपसे जो कहना चाहता है, किताब लिखने का जो भाव है, किताब लिखने का जो उसका पर्पस है, उद्देश्य है, वो उस आप तक, आपसे, आपके साथ साझा करता है। और वो अपने अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ है, अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ है, और वो जानता है कि आपसे उसको क्या बात कहनी। तो बात वो अपने प्रस्तावना में कहता है, प्रीफेस में कहता है। तरणोत्सव प्रोग्राम भी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम लोग आपको वो बात कहते हैं जो कि हमारे उद्देश्य को जाहिर करता है। अब इसमें क्योंकि आपको जानकारियों का अभाव होता है, जानकारियों के अभाव में आप कभी किसी को देखकर कोई सब्जेक्ट चुन लेते हैं, कभी किसी से सुनकर कि ये सब्जेक्ट में मार्क्स कम अच्छे आते हैं तो ये सब्जेक्ट नहीं लेंगे, इस सब्जेक्ट में मार्क्स ज्यादा अच्छे आते हैं तो ये सब्जेक्ट ले लेंगे। बाद में आप तो सोचते हैं अरे ये सब्जेक्ट तो बहुत ही डिमांडिंग है, इस सब्जेक्ट का तो रुतबा बहुत बड़ा है आगे चलकर, इसको हमने क्यों नहीं पढ़ा। तो तब तक तो आपसे देर हो चुकी होती है। जैसे हमारे यहाँ क्लास 11th में हो रहा है, ह्यूमैनिटीज में बहुत से बच्चे इकोनॉमिक्स नहीं लेते हैं। अब अगर उन्हें इकोनॉमिक्स की इम्पोर्टेंस नहीं पता है, वो जानते नहीं कि इकोनॉमिक्स लेकर आदमी कहाँ तक पहुंच सकता है। हमारे देश में जो बड़े बड़े नेता हैं उसमें से कितने लोग इकोनॉमिक्स के अच्छे ज्ञाता हैं, चाहे वो विपक्ष के नेता हो या सत्ता पक्ष के नेता हो, तो उसको समझ में आएगा कि इकोनॉमिक्स से आदमी की पोजीशन कितनी हाई जाती है। और वो खाली सिर्फ इसलिए कि हमारे मार्क्स 12th क्लास में 95 प्लस आ जाएंगे, इसमें आसानी से, इसलिए हम ये सब्जेक्ट ले लेंगे, वो सब्जेक्ट नहीं लेंगे, इस तरह की गलती कर बैठते हैं बिना विचार किए, बिना विचार मंथन किए, बिना सुझाव लिए, बिना वार्तालाप किए। वो आगे चल के उनके भविष्य में एक बार सोचने को मजबूर करती है कि हमने इतना अच्छा सब्जेक्ट क्यों छोड़ दिया। यहाँ पर ये बताने का मतलब ये नहीं है कि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट बुरा है। हमारा बताने का मतलब ये है कि थोड़ा सा प्रलोभन आने पे कि इसमें कम मेहनत करनी पड़ेगी, लाओ ये सब्जेक्ट ले लेते, या इसमें हमें पास में पड़ोस में गाइडेंस मिल जाएगा, लाओ ये सब्जेक्ट ले लेते हैं। तो बेटा ये चीजें जो है आपको क्या थोड़ा अवसरवादिता के तहत थोड़ा दिखता है कि हमें लाभ दे रही है, लेकिन जब आप दीर्घकालिक जाओगे तो लाभ की जगह पर आपको हानि दिखाई पड़े। तो एक ये कभी नहीं करना है कि हमको ये सब्जेक्ट लेना, ये नहीं लेना इस वजह से। उसके लिए जैसे प्रमोद जी ने 3Ds का अपना फॉर्मूला बताया है, उसमें पहला डिस्कवर है। तो डिस्कवर में मेरा एक कॉमन टर्म है DNA, डिस्कवर योर नेचुरल एसेट। डिस्कवर नेचुरल एसेट। तो आप सबसे पहले अपने अंतर्निहित गुणों को पहचानिए कि आप क्या कर सकते हैं, उस हिसाब से आप अपनी योजना बनाइए, उस रास्ते पर चलिए। जब योजना बनाएंगे आप, जब आप प्लानिंग करेंगे, तो प्लानिंग के तहत आपको फिर पता चलेगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ, आज भी आपसे शेयर करूंगा। बहुत से बच्चे हमारे साथ से जुड़े हुए हैं, नए भी हैं। अगर आप एक छोटी सी जर्नी करते हैं 100 किलोमीटर, 200, 500 किलोमीटर की, तो उसके लिए भी आप एक परफेक्ट प्लानिंग करते हैं। और अगर प्लानिंग नहीं होती है तो आप बाद में थॉट प्रोसेस देते हो कि अगर इसको हमने ऐसे एग्जीक्यूट किया होता तो हमें कंफर्ट ज्यादा मिला होता और हमारी जर्नी ज्यादा मेमोरेबल होती। यहाँ क्लास 11, 12 भी एक जर्नी की
फॉर्म है और इतनी इम्पोर्टेंट जर्नी है लाइफ की कि इसको कोई भी किसी से भी आप डिस्कस करो कि क्लास 11th और क्लास 12th की मेहनत का आपकी लाइफ में, आपकी पोजीशन में क्या कंट्रीब्यूशन है, तो आपको सीधा सा रिस्पॉन्स आएगा कि क्लास 11th और 12th सबसे महत्वपूर्ण साल है। इंटरमीडिएट इसीलिए बोला गया है, एक तरफ आपकी स्कूलिंग खत्म होने वाली है और दूसरी तरफ आपका ग्रेजुएशन का एक मैच्योर स्टडी शुरू होने वाली है। इंटरमीडिएट स्टेज का मतलब आप ऐसी जोन में हो जहां ना आपको बच्चों की तरह ट्रीट किया जाएगा, ना आपको वयस्क की तरह ट्रीट किया जाएगा। दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कि आपका एडोलसेंस पीरियड चल रहा है, इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी और पोटेंशियल है आपके पास। जैसा कि अभी उदय जी ने बीच में बताया था कि इसको एक कविता, एक दो पंक्तियों के माध्यम से बताया था कि इसमें जो आपके पास साहस, शौर्य भरा हुआ है, इसको आपको चैनलाइज करने की जरूरत है और पूरी ऊर्जा लगाने की जरूरत है अपने ग्रोथ के लिए, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। ये जब चीजें आप करते हैं तो बहुत से व्यवधान भी आते हैं, बहुत से लुभावनी दुनिया भी दिखाई पड़ती है चारों तरफ की, चलो आज थोड़ा सो लेते हैं, आज थोड़ा मैच देख लेते हैं, आज दोस्तों के बीच में बात कर लेते हैं, आज पार्टी कर लेते हैं, आज वहां चीजें खाते हैं। इस तरह के बहुत सारे चीजें आती है जो आपको लोभ भी देती है, प्रलोभन भी देती है कि चलो आज नहीं कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे। होता क्या बेटा, धीमे धीमे क्या होता है, आपके नेचर में एक चीज जाने अनजाने इंट्रोड्यूस हो जाती है, टालने की प्रवृत्ति। टालने की प्रवृत्ति क्या, बाद में कर लेंगे, ये प्रवृत्ति क्या होती है, आपको एग्जाम के दिन तक बहुत भारी पड़ जाती है। एग्जाम के कुछ दिन पहले आप मेहनत शुरू करते हैं, डिप्रेशन में आते हैं, तरह तरह की आपको इलाज लेना पड़ता है। इससे बेहतर है कि टालने की प्रवृत्ति से बाहर निकलकर आप जो है सीधा अपना प्लानिंग करें और प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने की पूरी बेहतर कोशिश करें और हर वीक की प्लानिंग रखें, शॉर्ट प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, और कितने परसेंट आपकी प्लानिंग एग्जीक्यूट हो रही है उसको डायरी में डे वाइज, वीक वाइज लिखते चलिए। अदरवाइज आप वो जो प्लानिंग कर रहे हैं वो सिर्फ अपने दिमाग में रहेगी और आपका प्लानिंग और वर्क के साथ सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा और आपने जो टारगेट लिया है वो टारगेट आप अचीव नहीं कर पाएंगे। तो टारगेट अचीव करना तभी संभव है जब आप प्लानिंग करो। अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे तो आप जो चाहते हो कर नहीं पाओगे। तो प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो चाहे एक छोटी सी जर्नी हो और चाहे